साथियों, आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु के बारे में। काव्य हेतु हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया और 3 काव्य हेतु माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा सर्वप्रथम काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव से कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। आचार्य वामन का मत है, प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार हैं, जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। काव्य हेतु का तीसरा है अभ्यास। अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। काव्य हेतु में विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले करेंगे आचार्य भामा का मत। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। भामा ने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान देने के पक्षधर हैं। उनके इस श्लोक से ये स्पष्ट हो जाएगा। उनका श्लोक है, शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और उपासना करके, शब्द का तथा शब्दार्थ का ज्ञान करके तथा अन्य कवियों के कृत्व का अध्ययन करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। दूसरे हैं आचार्य दंडी। उनका मत उन्होंने अपनी ग्रंथ काव्य दर्श में दिया है कि प्रतिभा, अभ्यास और शास्त्र ज्ञान को उन्होंने काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। उनके अनुसार प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बड़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण होते हैं। प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है, जो ईश्वर प्रदत्त होता है। इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से हो सकती है। तीसरे हैं आचार्य वामन। उनका मत उन्होंने अपनी ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। एक अन्य स्थान पर वह काव्य हेतु में प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार करते हैं, जो जन्म जन्मांतर से संस्कार से शक्ति रूप में कवि में विद्यमान होती है। चौथे हैं आचार्य रुद्रट। उनका मत उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है।
प्रतिभा के वे दो भेद मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु होती है, जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोकशास्त्र एवं अभ्यास से व्युत्पन्न होती है। ये सहजा प्रतिभा को संस्कृत करती है। आगे है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। हमारे आपके घरों में हम रामचरितमानस का पाठ किया करते हैं। मंदिरों में, हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता मानी जाती है। रामचरितमानस को कुल 7 खंडों में विभक्त किया गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। केशव मिश्र जी, उनके अनुसार प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। 7वें हैं हेमचंद्र जी। उन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में लिखा है, प्रतिभा काव्य का हेतु है। 8वें हैं राजशेखर जी। उनके अनुसार प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के हेतु हैं। प्रतिभा के 2 भेद हैं, कार्यत्री, भाव्यत्री। कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है, अर्थात वो जन्म से कवि के अंदर होती है। भाव्यत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। 9वें हैं पंडित राज जगन्नाथ। इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। उक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे हम करते हैं प्लेटो के द्वारा जो काव्य हेतु दी गई है। प्लेटो के द्वारा उनके अनुसार काव्य हेतु अंतः प्रेरणा है। इसके बिना केवल भ्रम अभ्यास के द्वारा जो कवि बनने का प्रयत्न करता है उसका कोई महत्व नहीं है। अरस्तु, काव्य एक कला है, उसका एक निश्चित रीति विधान है जिसके सम्यक पालन करने से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास से कवि कर्म में सफलता संभव है। इस प्रकार काव्य हेतुओं का विवेचन इस प्रकार दिया गया है। प्रतिभा का काव्य सृजन में सबसे प्रमुख प्रतिभा को विद्वानों ने माना है। वास्तव में प्रतिभा ही वह तत्व है जो कि एक कवि व साधारण व्यक्ति के मध्य अंतर प्रस्तुत कर देती है। प्रतिभा एक अनिवार्य काव्य हेतु है, लेकिन कभी कभी प्रतिभा के न होने पर भी शास्त्र ज्ञान और प्रयत्न द्वारा सरस्वती किसी न किसी व्यक्ति पर अनुकंपा कर देती है और वे अपनी रचना कर लेते हैं। अगला है व्युत्पत्ति। भामा जी के अनुसार छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति, पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक का नाम ही व्युत्पत्ति है। कोई भी कवि केवल प्रतिभा के बल पर काव्य सृजन नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए उसे पुराण, लोक व्यवहार आदि का ज्ञान भी आवश्यक है। तीसरा है अभ्यास। काव्य सृजन के हेतुओं में अभ्यास का स्थान भी अन्यों से कम नहीं है। प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति से संपन्न कवि अभ्यास के द्वारा ही उच्च कोटि का काव्य रचना कर सकता है। अब हम करते हैं हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य हेतु। पहले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व प्रदान किया है। सोमनाथ जी किसी कवि की रचना को श्रवण कर पुनः पुनः अभ्यास करना काव्य का हेतु मानते हैं। उन्होंने अभ्यास को ज़्यादा महत्व दिया। तीसरे हैं प्रताप शाही। उन्होंने संस्कार, वृत्ति, अभ्यास को काव्य हेतु माना है, जो क्रमशः शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास के वाचक हैं। चौथे अज्ञे जी, इन्होंने प्रतिभा को ही मूर्धन्य स्थान दिया है।
5वें दिनकर जी, इन्होंने प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को सामूहिक रूप से काव्य सृजन का हेतु माना है। धन्यवाद।